बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। खबर ये गर्म है कि हुकूमत ने निगरां सेटअप के लिए इसहाक डार साहब का नाम ना सिर्फ फॉरवर्ड किया बल्कि फाइनल करके पूरे पाकिस्तान को, पूरी आवाम को, बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी अपसेट कर दिया है। ये अपसेट ही तो है क्योंकि पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। तमाम तर लोगों के मुंह पर सिर्फ यही बात है कि ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स मौजूदा हुकूमत के अंदर एक वजीर हो, काबीना का हिस्सा हो, उनको आगे निगरां सेटअप के लिए बतौर वजीर आजम के तौर पर उनका नाम फाइनल कर दिया जाए। अगर आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर देखा जाए तो निगरां वजीर आजम या निगरां सेटअप में कोई भी आए, उससे सिस्टम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज सिस्टम अपने आप में इतना मजबूत होता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का सिस्टम हो। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें गंगा हमेशा उल्टी बहती है। पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूट्रल शख्स भी अगर निगरां सेटअप के अंदर आ जाए तो वो भी न्यूट्रल नहीं रहता। इसकी बहुत सी मिसालें माजी में भी मिलती हैं। अभी भी पंजाब के अंदर जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, तासुर यही है कि पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और उसकी वजह जाहिर सी बात है पंजाब का निगरां सेटअप है। हैवन सेड दैट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है निगरां सेटअप विफाक के अंदर, उसको लेकर के वो आपके सामने है और मौक़िफ़ यही है कि वो यही समझते हैं कि अभी किसी का कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, अभी मुशावरती अमल जारी है। जब नाम आएंगे, जब फाइनल होंगे तो बाकायदा तौर पर उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हम आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसहाक डार साहब का नाम जो बतौर निगरां वजीर आजम लिया जा रहा है, क्या वो असल, सही, ठोस, कंफर्म खबर है या फिर एक फेक न्यूज़ है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि सीनियर मेंबर है PMLN के। उनसे हम एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर हमें पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जी हिना परवेज भट्ट साहिबा, हमें ज्वाइन करेंगे जी सहर कामरान साहिबा और हमें ज्वाइन करेंगे जी शौकत पराचा साहब। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अयाज सादिक साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब ज्वाइन करने के लिए। आई नो यू पीपल आर ऑन योर टोज बिकॉज जाहिर सी बात है जो निगरां सेटअप के लिए हुकूमत की तरफ से एक नाम सामने आया, मतलब पिछले एक दो रोज़ से इसके ऊपर खलबली मची हुई है, वो है इसहाक डार साहब का। ऐसे में आप लोगों ने एक अपसेट कर दिया है कि ये नाम दे करके, क्योंकि ये नाम बिल्कुल भी अंडर कंसिडरेशन नहीं था। ये ज़रूर हवा में था कि कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट इस पोजीशन के लिए, निगरां सेटअप में बतौर वजीर आजम के लिए हॉट फेवरेट होंगे, लेकिन किसी ने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि इसहाक डार साहब का नाम सामने आ जाएगा। तो सर, ये जो आपने अपसेट करने की कोशिश की है, ये वाकई आप लोगों ने कोशिश की है, वाकई ये नाम अंडर कंसिडरेशन है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं? जी थैंक यू। एक तो आपने कहा कि किसी और का नाम, आपने कहा कि अंडर कंसिडरेशन नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, जरदारी साहब, बिलावल साहब से, फिर मौलाना साहब से, फिर NQM की टीम से, और ये डिसाइड टीमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो डिस्कस करेंगे। तो अभी टीम लेवल के ऊपर तो कोई अभी तक डिस्कशन नहीं हुई है। और नाम जो है ये मैं अभी डार साहब का जिक्र नहीं करते, हम जनरली बात करते हैं। एक बार लोगों को बड़ी मिसपरसेप्शन है कि शायद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है ना, पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो डीरेल कर सकता है या वो रिजल्ट अपनी मर्जी के ले सकते हैं। दुनिया के मेजर ममालिक में केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो होती है। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना एम्पावर्ड होता है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, लेवीज उनके कंट्रोल में होती है, बाकी सब उनके कंट्रोल में होते हैं। तो वो किसी के ये नहीं होता कि वो इलेक्शन को चेंज करा सकें या रिजल्ट चेंज करा सकें। तो ये परसेप्शन खत्म हो जाना चाहिए। तो जो भी होगा वो उसकी अथॉरिटी लिमिटेड होगी इन रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फेयर इनफ अयाज सादिक साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग है, और अगर इतना स्ट्रॉन्ग होता तो पिछले इंतखाबात में हम देखते कि जो RTS है वो ना बैठता। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर एक नॉन पॉलिटिकल बंदा भी निगरां सेटअप के अंदर अगर बतौर वजीर आजम या बतौर चीफ मिनिस्टर लग जाए तो वो कहीं ना कहीं अंदर पॉलिटिक्स जरूर आ जाती है। बट सर, माई क्वेश्चन टू यू इज कि इन एनी सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, क्या इसहाक डार साहब का नाम बतौर निगरां वजीर आजम अंडर कंसिडरेशन है? नॉट टू माई नॉलेज, मेरी नॉलेज में नहीं है किसी का नाम। कोई एक नाम भी हम लोगों से अभी नहीं डिस्कस किया गया। अभी पीपल्स पार्टी ने अपनी कमेटी बनानी है, JUIF ने अपनी कमेटी बनाई है, MQM के दोस्त भी देंगे, वो होंगे तो फिर ये डिस्कशन होगी। अभी तक कोई
हमें किसी ने इंडिकेट नहीं किया। अयाज साहब, नॉर्मली जो मामलात हैं वो ऊपर ऊपर तय हो जाते हैं, जैसे दुबई में तय हो जाते हैं, लंदन में तय हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई नाम या डार साहब का या फॉर दैट मैटर कोई और ऐसा नाम जो कि शायद आप लोगों के लेवल पर नहीं है, लेकिन अगर ऊपर कहीं कंसिडर हो गया, ऊपर से मेरा मुराद ये है कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब आपस में मिलकर के उसको डिसाइड कर लेते हैं, सो इट विल बी ओके विद बोथ द पार्टीज, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन आल्सो, और चाहे वो डार साहब का इनाम क्यों ना, वो काबिल कबूल होगा। हम अपनी पार्टीज में ये डिस्कशन जरूर करते हैं, ये ठीक है नहीं है, हमसे जरूर मशावरत की जाती है। ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है कि उन्होंने कर दिया और हो गया। वो जरूर पूछते हैं, जरूर डिस्कस करते हैं। तो वो जब होगी डिस्कशन तो फिर सब अपना इनपुट भी दे देंगे। अयाज साहब, आप इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के चेयरमैन भी है, और बतौर एक चेयरमैन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, नॉट एज ए पीएमएलएन वर्कर और पीएमएलएन लीडर, कि क्या इस सिचुएशन में इसहाक डार साहब का नाम सही रहेगा बतौर निगरान वजीर आजम साहब? देखिए, मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि किसी का नाम भी होगा तो वो ठीक रहेगा। वो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये मुझे बड़ा, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। इन्फ्लुएंस कौन करते हैं? जिस तरह डस्का वाले लोग थे ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि उन्होंने जी उठा के ले गए, ये पुलिस का अमला आया उठा के ले गया प्रिजाइडिंग अफसर को, उनसे जबरदस्ती कराए या पैसे दे के कराए, जो भी कराया, वो चीजें वो ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे नहीं हो सकता। वो जिस लेवल पे होता है उसकी हमने सजा भी रखी है। अगर अदालत जरा सा हाथ हल्का रख लेगी तो हमें मतलब इनको प्रोसिक्यूट जो हुए इनको जल्द फैसला कर देगी तो मेरा ख्याल है नतीजा अच्छा निकल आएगा। ऑल राइट, फेयर इनफ सर। सर, कुछ इस्लाहात की बात कर लेते हैं। अयाज साहब, आप लोगों ने इस दफ़ा ऐसी क्या इस्लाहात की हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म से और हम सारे मिल करके अवाम को ये यकीन दिला सकते हैं कि इस दफ़ा कोई आरटीएस नहीं बैठेगा या कोई और नया सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो कि हाईजैक कर लिया जाएगा या बैठ जाएगा या ठप हो जाएगा? क्योंकि सर, सवाल पूछने की वजह यह है कि जनरल परसेप्शन जो होती है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होती है रियलिटी से भी ज्यादा, और जो परसेप्शन है वो ये है कि कुछ लोगों ने आप लोग को यकीन दहानी करा दिया, आप महंगाई जितनी चाहे मर्जी कर लें, बिजली जो है वो आप 11 रुपए पर यूनिट महंगी कर लें, जो गैस है वो आप 45% महंगी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप लोगों को वोट मिल जाने, हुकूमत नून लीग को मिल जानी है सर। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर अंडर एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर नहीं होंगे? देखें, अवाम बेवकूफ नहीं होती। अवाम ने परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। जिन हालात में हमने ये गवर्नमेंट ली थी, ये तो दिवालिया करने के चक्कर में थे, और इनकी तो कोशिश यही थी। वो तो अब हमें समझ आता है 9 मई के बाद कि इनके इरादे थे कि पाकिस्तान को दिवालिया कर दिए, तो एंटी पाकिस्तान चल रहे थे। इन्होंने हमले भी जो किए, क्या कभी पाकिस्तान में ऐसे हुए पहले? कभी भी नहीं हुए। ये जो कुछ किया ये प्लान था, पुराना प्लान था, पता नहीं 2014 से था या कब से था, उसका ये तसलसल था। मगर जहां तक ये था कि किसी ने एश्योरेंस दी, किसी ने एश्योरेंस नहीं की। मैं कल हल्के में था, मैं हल्के में फिर के आया हूँ, वहाँ लोगों से बातचीत की है। लोग समझते हैं, जितना लोग जहर उगल रहे हैं इनके खिलाफ, जिन्होंने हमले किए थे, आपके वहमो गुमान में भी नहीं। वो जाए, लोग नफरत कर रहे हैं लोगों से। तो ये और जो नहीं कर रहे, वो मेरा ख्याल है वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान की इतनी फिक्र नहीं है, मगर इंडिविजुअल्स की फिक्र है, वही लोग रहे। तो हमने तो अपनी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कोशिश की है कि हम ऐसे वो करें कि जिसमें हमारा फेयर इलेक्शन हो जाए। जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसर ने लिख के देना है कि जी ये रिजल्ट है, जिसमें पोलिंग एजेंट है वो साइन करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजेंगे, फिजिकली भी भेजेंगे। हमने बेशुमार चीजों को ऐड करने की कोशिश की है, और उनकी फिर सजाएं भी हैं कि अगर वो गलत करेंगे। तो हमने तो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी किया है, और इसमें हमने अकेले में नहीं किया। इसमें पीटीआई भी थी, इसमें बाकी पीपल्स पार्टी भी थी, जेयूआई थी, सारी जमातें थी। तो कई हमने आइसोलेशन में काम नहीं किया है। तो इसकी भी बिल्कुल आप फिक्र ना करें। तो हमने कोशिश की है। अब अगर किसी की नीयत खराब हो जाए ग्राउंड पे, तो वो चीजें काउंटर करने के और तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। जब डर हो कि इलेक्शन कमीशन, 1-2 दफा फैसले हो गए ना, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए, अदालत उनको चलने दे और ये फैसले हो जाए, 2-3 लोगों को सजा मिल जाए, तो आगे से कोई प्रिजाइडिंग अफसर या रिटर्निंग अफसर गड़बड़ नहीं करेगा। सर, आपको लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो पाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए,
वो दुबई से सऊदी अरेबिया से वापस लंदन चले गए, एंड विदाउट नवाज शरीफ साहब योर इलेक्शन कैंपेनिंग एंड हेंस द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी ऑन अ वीकर ग्राउंड फॉर पीएमएलएन सर। जी इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे ही होंगे और नवाज शरीफ साहब आएंगे भी। अगर हमने पहले डिसॉल्व कर दी जो कि यही कमेटियां बनी हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है उसमें कि कब डिसॉल्व करनी या टर्म कंप्लीट करनी। तो जैसे ही वो फैसला हो जाता है तो फिर ये कन्वे हो जाएगा और वो इंशाल्लाह कैंपेन यहाँ करेंगे, आगे महीने 1.5 महीने की कैंपेन। नहीं तो अयाज साहब, ये अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि डिसॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब को कल उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू भी दिया, वहां पर भी वो कह रहे थे कि वो 1-2 रोज पहले डिसॉल्व कर देंगे। इससे पहले उन्होंने एक जलसे के अंदर खड़े होकर के कहा, फिर उससे पहले ऑफकोर्स वो आवाम से खिताब करते हुए वो आवाम को तो बता रहे हैं कि वो पहले डिसॉल्व करेंगे, आप लोगों को नहीं बताया उन्होंने कि वो डिसॉल्व करने वाले हैं असेंबली? नहीं, उनकी ख्वाहिश जरूर है, मगर ये जब तक हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो ये फैसला अभी तक नहीं हुआ है। डिस्कशन है मगर फैसला नहीं। मेजॉरिटी जो है वो कह रही है कि 90 डेज में करें। ओके, मेजॉरिटी 90 डेज का कह रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, जस्ट बिकॉज कि आप हल्के की सियासत भी करते हैं और आप हल्के में वक्त भी गुजारते हैं, इसकी मैं प्रिवी भी हूँ टू दिस और मैंने देखा भी है। सर आपने ये तो बता दिया कि हल्के के अंदर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन से 9 मई के वाकयात को लेकर के उनसे नफरत कर रहे हैं। सर आप लोगों पे क्या वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं? जितनी महंगाई आपने कर दी है, आप लोगों के हवाले से क्या तासुरात है? आई वांट अ रियलिटी चेक सर, क्योंकि अभी आप कल ही हल्के में थे। मैं कसम खा के कहता हूँ कल फूलों की पत्तियां निछावर की हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ। मगर मैं एक बात बताऊं, देखिए उन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट देखी है, उन्होंने ये पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट देखी है, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, उन्होंने देखा कि इन्होंने पौने 4 साल में सिवाय लान तान गालन गलोच के और प्रोजेक्ट तो एक भी नहीं किया। यही किया उन्होंने कि जो नवाज शरीफ साहब की तख्तियां थी वो उतार के अपनी तख्तियां लगाई। इन्होंने तो ना एयरपोर्ट बनाए, ना मोटरवेज बनाई, ना सड़कें बनाई, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अगर गालम गलोच की फैक्ट्री बनाई थी जो 9 मई के बाद अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बंद हुई है। अब तो हमारे इलाके में अगर कोई एक साहब थे वो बड़े नारे नूरे लगाने लगे मुझे देख के, तो एक बंदे ने उसका तस्वीर खींची कि मैं भेज रहा, तो वो वहां पे ठंडे हो गए थे कि किधर जा रहा है। तो ये गालम गलोच अब बंद हो गई है। ठीक है, निगरान सेटअप के लिए तो चले नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ, सिर्फ गर्दिश ही हो रही है और सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट इस टाइम पर इसहाक डार साहब हैं। लेकिन सर इंतखाबात जब भी होंगे पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सर कौन होंगे? नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पैनलिस्ट की तरफ बढ़ेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे जी ब्रेक के बाद वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, मुझे ज्वाइन करेंगे हिना परवेज भट्ट साहिबा और मुझे ज्वाइन करेंगे शौकत पराचा साहब। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस सेगमेंट के अंदर हमें ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा ने, मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल शौकत पराचा साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे। सहर मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। अभी मैं अयाज सादिक साहब से बात कर रही थी, खैर उन्होंने तो क्लियरली बोला कि डार साहब हों या फॉर दैट मैटर अभी कोई भी स्पेसिफिक नाम अंडर कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी बरादरी की बात करूं, मैं अखबारों की बात करूं, मैं अगर मीडिया के अंदर खबरों की बात करूं, अगर मैं र्यूमर की बात करूं और अगर मैं साथ ही साथ ये बात करूं कि दुबई हो या लंदन हो, अहम मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के बीच में हो रही हैं और उनमें ये डिसाइड हो चुका कि जी जो इसहाक डार साहब हैं वो निगरां वजीर आजम बनने जा रहे हैं सर, और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है और सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी है, साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन और फेडरल मिनिस्टर खुर्शीद शाह साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर नवीद कमर साहब हैं और ये पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन मेंबर्स हैं। तो ये हमारे यहाँ जो भी काम होता है पीपल्स पार्टी में मुशावरत के साथ होता है। मुझे स्पेकुलेशंस का तो नहीं पता, विनिश मैं स्पेकुलेशंस की बात नहीं कर रही। हाँ, अगर आप ब्रेकिंग न्यूज मुझसे चाहती हैं तो आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। क्यों यकीन है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से आवाम को डिलीवर किया है, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है और जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जिस तरीके से, जितने फाल तरीके से पाकिस्तान की आवाज बने हैं दुनिया भर में, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो पाकिस्तान के मौके कितने बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं और उनके ऊपर कितना एतमाद है। और इसका सबूत हालिया ज़िमनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात या जो है कोई भी जो बाई इलेक्शन है वो हुए हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें जीती हैं।
तो पीपल्स पार्टी को पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी का वोटर फाल है, पीपल्स पार्टी का वोटर मुतहर्रिक है, पीपल्स पार्टी का वोटर पुरुम्मीद है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी जरूर कहूंगी तमाम पीपल्स पार्टी के वोटर्स को, पाकिस्तान के अवाम को, अगर आप पीसफुल, प्रॉस्परस, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो जरूर इलेक्शन में हिस्सा लें और बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दें। ठीक है जी, आपकी अपील भी पहुंच गई। शौकत बराजा साहब, ये अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में नहीं है अगर इसाक डार साहब का नाम आ रहा है। सहर कामरान साहिब आपके सामने कह रही हैं कि उनको नहीं पता। शहरी रहमान एंड फैसल करीम कुंडी साहब ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह चुके हैं कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, दे आर स्टिल अंडर कंसिडरेशन और अभी डिस्कशन चल रही है नाम को लेकर के। तो सर ये जो हेडलाइंस लग रही हैं, ये जो लीड्स लग रही हैं, ये खबर है कि ये र्यूमर है? चल क्या रहा है इस्लामाबाद में? बहुत शुक्रिया बिनिश। ये जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं सारे ही। अगर ये कह रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ तो फाइनल तो वो होता है ना जो ऐलान कर दिया जाए ना। ये जब कह रहे हैं कि अंडर कंसिडरेशन हैं सारी चीज़ें तो सही कह रहे हैं ना, क्योंकि बेशक अगर सिर्फ इसाक डार साहब का भी नाम अंडर कंसिडरेशन है तो ऐलान तो नहीं हुआ ना। और बुनियादी तौर पर मीडिया ने ये हेडलाइन नहीं लगाई। कल जनाब एहसन इकबाल साहब जो कि अयाज सादिक साहब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने जियो के एक शो में ये नाम लिया, ये बात की। ये मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों कर रही हैं ना। कि असल जो मीटिंग हुई दुबई में, कोई थोड़ा सा कुस्का किसी ने बताया कि ये मीटिंग में एजेंडा था। अब देख बिनेश, आपकी भी लाइफ जर्नलिज्म में गुजरी है और सेनेटर साहिबा मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूं। मेरी बात नहीं, आप बिल्कुल कीजिएगा, सिर्फ नहीं ऐड नहीं कर नहीं, मुझे सिर्फ एक सेंटेंस। कामरान सहर साहिबा भी पॉलिटिक्स को जानती हैं। जब आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ मिलकर बैठे होंगे और घंटों बैठे होंगे और कोई मुझे या आपको कहे कि जी रूटीन की मीटिंग थी, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था, आप बता दें, हम मान जाएं कि ये सिर्फ रूटीन की मीटिंग थी। अब आप बोलिए। वो सर फैसल करीम कुंडी साहब अभी ये जब हम बात कर रहे हैं ना, इससे 1 घंटा पहले अभी वो बोल रहे थे कि कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के बीच में जिसमें कुछ भी कैसा भी डिस्कस हुआ हो। सर ये सिर्फ ऐड करना था, आप जरा इसकी रोशनी में दोबारा बता दें। जनाब फैसल करीम खान कुंडी के ही सियासी मुखालिफ, उन्हीं के हल्के से, उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर नाराज़ क्यों हुए थे? फिर उन्होंने पब्लिकली अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया था कि मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग के बारे में हमें एतमाद में नहीं लिया गया? ये मैंने कहा था? नहीं। ये आपने कहा था? नहीं। ये सेनेटर साहिबा ने कहा था? नहीं। ये अयाज सादिक साहब ने कहा था? नहीं। ये हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और उनको मनाने के लिए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मुलाकात की, उनको मनाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन की कॉल की। तो अगर मीटिंग ही नहीं हुई तो आप मना किसको रहे हैं? आप किस चीज़ के लिए मना रहे हैं उनको? फिर तहफ़्फ़ुज़ात कैसे आ रहे हैं? इसलिए जो कुछ उधर हुआ है ना तो जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब को पता है, ना शहरी रहमान साहिबा को पता है, ना सेनेटर सहर कामरान साहिबा को पता है, ना वो अयाज सादिक साहब को पता है। वो अभी जो है वो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। और ये दुरुस्त सारे कह रहे हैं कि अभी कुछ जो है ना वो फाइनल नहीं हुआ, वो ज़ेरे गौर है। जो ज़ेरे गौर हुआ वो जब चाहेंगे तो वो ऐलान होगा। बाकी सारे ठीक कह रहे हैं कि अभी कुछ फाइनल नहीं है। पर राजा साहब, मुझे पता है, आपको तो पता है, और मुझे पता है कि मीडिया के भी कुछ लोगों को पता है, तो फिर डार साहब फाइनल समझे? फिर आप कल किसी और, जैसे आज 1 घंटा पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रही हैं, तो कल फिर आप किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे। देखिए, डार साहब सेनेटर साहब मौजूद हैं। क्या पीपल्स पार्टी के लिए डार साहब अनएक्सेप्टेबल हैं? नो। 2008 की जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी तो पहले वजीर खजाना कौन थे 2008 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में? वो जनाब सेनेटर इसाक डार साहब ही थे। जब काली पट्टियां पहन के सब ने जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने हल्फ लिया था, वो उनमें इसाक डार साहब ही वजीर खजाना थे। फिर सैयद नवीद कमर साहब वजीर खजाना बने, या उनके बाद डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को इसी तरह लाया गया जैसे पीटीआई के दौर में लाया गया था।
तो डार साहब ही बजट बना के देते थे, मसलसल 5 साल बजट बना के देते रहे। तो इसलिए जो मेरी एक हम्बल जो पॉलिटिकल असेसमेंट है, डार साहब को पीपल्स पार्टी के लिए नापसंदीदा नहीं है। नून लीग के बहुत सारे अपने लोगों के ताल्लुकात डार साहब से इतने अच्छे नहीं हैं जितने जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं, जितने सैयद नवीद कमर शाह साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए मैं नहीं समझता, मैं आई कुड बी रॉन्ग, मेरी असेसमेंट अपनी है, मैं बार बार उसका इजहार कर रहा हूं कि डार साहब पीपल्स पार्टी के लिए कभी भी अनएक्सेप्टेबल नहीं हो सकते, वो हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। और अगर सुनिए अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई रेजिस्टेंस हुई, कोई मुखालफत हुई, कोई अनअप्रूवल वाली कोई बात हुई तो नून लीग के अंदर से हो सकती है, पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकती। नहीं, वैसे भी डार साहब जो हैं वो तो अंकल डार हैं बकौल बिलावल साहब के। आपने नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया, बिलावल उनको बहुत क्रेडिट देते हैं, असेंबली में खड़े होकर के क्रेडिट देते हैं कि मेरे अंकल हैं, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हो रहा था तो सब कुछ डार साहब ने किया। सो शौकत पराजत साहब का तो अप्रूवल है। सहर कामरान साहिबा अभी शेरी रहमान साहिबा कह रही थी कि नहीं हो सकता, हमसे बात ही नहीं हुई है, तो फिर तो ये गैर जानिबदारी ना हुई ना अगर इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंड अ नंबर ऑफ लिस्ट, जो कि ऑफ कोर्स पराचे साहब ने भी आपको बताया और बिलावल साहब का तो स्टैंड आपको पता ही है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो ये गैर जानिबदारी ना हुई। देखिए, बेनिश आपकी बात में अगर है, जहां तक आप पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी के अंदर सलाहियत है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ अपना जो है एक मयाना रवि एक अपना ताल्लुक रख सकती है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, पीपल्स पार्टी ने बड़ी फराख दिली के साथ जब 2008 में हुकूमत बनाई तो पीएमएलएन को दावत दी थी कि आप आए हमारे साथ बैठे, पाकिस्तान के लिए हम एक होते हैं, लेकिन पीएमएलएन ने अपना रास्ता जुदा किया था। पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी रंजिशों को या जो है पिछले वाकयात को लेके आगे नहीं चलती। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली पार्टी है। तो मैंने आपको कहा ना, जहां कयास राइयां हैं, आप के सामने कुछ स्पेकुलेशंस है। मैं अगर पिछले 2-3 दिन की देखूं स्पेकुलेशंस, नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से दुबई जाएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब लंदन जाके नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, ये तमाम स्पेकुलेशंस मीडिया में यही चल रही हैं। देखिए, इनमें कुछ स्पेकुलेशन सही साबित हो जाती हैं और कुछ गलत। मेरे ख्याल में एक हमें प्रोग्राम करना चाहिए, उसके बाद जब ये निगरान वज़ीर जो आज़म है, केयर टेकर, उनका नाम सामने आ जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या सराहियां दुरुस्त हुई, तज्जिया दुरुस्त हुआ, या जो है जो हम कह रहे हैं कि इस तरह की किसी किस्म की अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में मौजूद है, नवाज शरीफ साहब दुबई में मौजूद हैं। देखिए, सियासी रहनुमा दुबई में मौजूद हो, लंदन में मौजूद हो, पाकिस्तान में मौजूद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां मुशावरत करनी होती है, मुशावरत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस किसी भी एक जो है वो विजिट को या उसको लेके जो है मेरे ख्याल में हम अपनी जो है स्पेकुलेशंस करें वो दुरुस्त नहीं है। बाकी मैंने आपको कहा, देखिए पीपल्स पार्टी बिलीव करती है एक के इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की ताकत पे, अवाम के वोटों पे बिलीव करती है, और हम यकीन करें, हमारा पूरा इन्हिसार पाकिस्तान के अवाम पर है, और हम समझते हैं कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने प्रूव किया है, अगर पीपल्स पार्टी के जो वोटर मुतहर्रिक होकर बाहर निकले तो हम अक्सरियत की जमात बनकर सामने आएंगे, और हमारे अंदर सलाहियत है कि सबको साथ लेके चले और हुकूमत बनाएं। राइट। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म, ये मैं आपको कह सकती हूँ यकीन। ये भी हम प्रोग्राम करेंगे ना करें, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सहर। लेकिन आप कह रही हैं कि इस बात पर भी यकीन है, फिर कुंडी साहब हों, शेरी रहमान साहिबा हों, और जितनी पीपल्स पार्टी हो वो अभी डार साहब के हवाले से भी उस नाम के ऊपर मोहर नहीं लगा रहे। मैं कह रही हूँ कल को अगर बिल्कुल जो चीजें आप कह रहे हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी प्रोग्राम में आने के लिए। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं उसका एहतराम करती हूँ। शौकत पराजे साहब, डार साहब किसकी डार्लिंग हैं कि किसी को पता भी नहीं है और फिर भी एकदम से वो आ जाएंगे, और एक दिन या 2 दिन पहले पता चलेगा कि जी वो आ गए हैं बतौर निगरान वजीर आजम। और सर, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, क्या आईनी कानूनी तौर पर और मॉरली ऑल्सो क्या ये ठीक है डार साहब का निगरान वजीर आजम बनना? अब पता नहीं आप किन आइनी और कानूनी नुकात की बात कर रही हैं। आइन तो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान मशावरत आइन के आर्टिकल 224 के तहत हो
तो वो जिसको भी वो 3-3 नाम दे दें और उनमें से एक नाम अगर वो फाइनल कर दें तो वो आइनी तौर पर एस्टेब्लिश्ड है, वो बाकायदा आइनी है, उसकी ऑल लेजिटिमेसी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है। उसमें अगर डार साहब आ जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर वो आइनी है, वो गैर आइनी नहीं है। आइन में कोई कदगन नहीं है कि कोई जिस पोजीशन पे बैठा है कोई कहीं बैठा हुआ है। हाँ, जो कदगन है ठीक है सर, अच्छा आज नहीं, मैं आपको आइन का सुने, मैं आपका आइन का आर्टिकल 22 नहीं, मैं आपको आइन का आर्टिकल 224A बता रहा हूं अभी, ठीक है जी। 224 कहता है कि अगर वजीर आजम यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि राजा रियाद के दरमियान इत्तफाक राय ना हो तो फिर आइन के आर्टिकल 224A के तहत फैसला होगा। वो पार्लिमान की 8 रुकनी कमेटी बनेगी, 4 इधर से यानी अपोजिशन से, 4 उधर से यानी हुकूमत से, और वो उन्हीं 6 नामों में से एक नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी भी फेल हो जाए तो फिर वो नाम जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो एक नाम, दो नाम, एक नाम वो सेलेक्ट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो मुझे लगता है ये पहली स्टेज पे ही जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान कंसल्टेशन होगी। इसलिए डार साहब की दूसरी बात देखें, ऑन अ सीरियस नोट, एज यू सेड, IMF $1 अरब नहीं दे रहा था, IMF अब $3 अरब दे रहा है। IMF को क्या गारंटी मिली है कंटिन्यूटी की? क्योंकि IMF ये भी सोच सकता है ना कि इनके यहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं, 3 महीने के बाद पता नहीं क्या टेकर ही मुकर जाए या आने वाली हुकूमत मुकर जाए, जैसे पिछली हुकूमत खुद ही एग्रीमेंट करके मुकर गई थी PTI वाली। तो IMF को कोई तो गारंटी मिली है कंटिन्यूटी की, पॉलिसी की कंटिन्यूटी की। तो इसलिए डार साहब चूंकि खुद ये काम करते रहे, ये एग्रीमेंट करवाया उन्होंने, मियां शहबाज शरीफ ने ये एग्रीमेंट करवाया, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर 3 फ़ोन कॉलें हुई, तो कोई तो गारंटी है जिसकी वजह से $3 अरब का जो पाकिस्तान को कमिटमेंट हुई है उसमें $1.2 बिलियन आ भी गया। तो चीज़ें जो है ना वो कुछ बताते खुद भी स्पीक आउट कर रही होती हैं। एक चीज़ का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ सेनेटर साहिबा की, बाकी किसी बात से मुझे इख्तलाफ नहीं है। ज़ाहिर है पार्टी में कंसल्टेशन है, पार्टी अपने तौर पर तैयार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो बाहर वाली कह रही है ना कि फ़ोन कॉलें हैं तो मीटिंग्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क ना पड़ता होता तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान चपकलस चल रही थी तो दुबई में पूरी काबीना का इजलास हुआ था। फिर खुद आसिफ अली जरदारी साहब जब दुबई में थे तो सैयद मुराद अली शाह और सिंध काबीना पूरी की पूरी वहाँ जाकर मुशावरत किया करती थी। लिहाजा कुछ ना कुछ तो है ना जब सबको बाहर जाकर मुशावरत करना पड़ती है। लेकिन अब तो चूंकि हुकूमत इत्तेहादी हैं सारे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, हमारा मुल्क आगे चलना चाहिए, हमारे मुल्क के लिए जो कुछ सर मुझे आपको रोकना है, वो फैसले होने चाहिए। आगे चलते हैं, सब इकट्ठे मिलके आगे चलेंगे, लेकिन अभी रोकें अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पर मुझे ज्वाइन कर लिया वेरी ऑनरेबल हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं इसलिए कह रही थी है ना, क्योंकि अच्छा इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वी आर डूइंग अ शो ऑन अ वेरी लाइटर नोट। उसकी वजह यह है कि आपके लिए तो खुशखबरी है, ये जो एक हुकूमत है मौजूदा, ये आपकी निगरान हुकूमत भी आपकी, उसकी भी मुबारकबाद आपको, क्योंकि डार साहब का नाम तो जोरों शोर से लिया जा रहा है, बल्कि लोगों ने बनवा दिया, उनको प्रोटोकॉल भी दे दिया, और आने वाली जो हुकूमत है वो भी आपकी। मतलब मैं आपको कितनी मुबारकबाद दूं, शहर को भी आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, पराचा साहब को भी आपको देनी चाहिए, लेकिन इस रात से आपने पर्दा उठाना है कि आखिर आपने अवाम के लिए, लोगों के लिए ऐसा क्या कारनामा कर दिया है कि इतनी ज़्यादा हुकूमत ही हुकूमत आपकी हर जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश। बिल्कुल आई थिंक जो मैं भी ख़बरों में देख रही हूँ तो आई थिंक जनरली इसाक डार साहब का अगर नाम आता है, वो अभी ज़रिए के मुताबिक ज़रूर है, न्यूज़ में है, लेकिन आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड मैसेज फॉर द मार्केट, इट्स गोना बी अ गुड मैसेज फॉर द इकॉनमी। जैसे शौकत पराचा साहब ने आपको कहा कि IMF ने $3 अरब का कर्ज जो है वो दिया। तो अगर हम थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में देखें, अगर PTI की हुकूमत में 3.5 साल 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए, यहाँ तक इसाक डार साहब से पहले भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो चेंज होकर इसाक डार साहब को लाया गया।
देखिए इसहाक डार साहब जब आए तो बिल्कुल जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट तक पहुंचने वाला था, तो उन्होंने ये हम ज़रूर कहें शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब को ये ज़रूर क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने बहुत किरदार अदा किया। और ये गुड मैसेज हम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी है। इसी तरह अगर हम देखें तो IMF को, IMF वांट्स स्टेबिलिटी, दे वांट टू सी अ स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल वही लोग जिनसे उनकी डील हुई है उन्हीं के साथ स्टेबिलिटी। जैसे आपको पता है IMF का भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, और इवन अगर आप देखें कि IMF जब इमरान खान को पता चला कि उसकी हुकूमत जाने वाली है, PTI वालों ने ये मेक श्योर किया कि किसी ना किसी तरह IMF की डील को ख़राब करें। वो भी एक मैसेज IMF के पास ज़रूर गया था। लेकिन अब आई थिंक जनरली देखा जाए तो एक दिस इज़ अ गुड डिसीजन। वन, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। सेकेंड, IMF का जो है वो डील को पूरी की, उसके 3 अरब का कर्जा लिया। और आई थिंक ओवरऑल जो एक मैसेज जाएगा इट्स गोना बी अ गुड मैसेज। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए, आपको ये मैसेज किसने दे दिया है कि आप महंगाई जितनी चाहे मर्जी करें, 11 रुपए पर लीटर पर यूनिट आप बिजली बढ़ा दें, आप 45% जो है वो गैस के रेट्स बढ़ा दें, पेट्रोल आप जितना चाहे मर्जी बढ़ा दें, लेकिन फिर भी अगली हुकूमत वाड़ दीजिए, तानू किन्हों ने मैसेज देता है? मैं ये इस बारे में बात करूंगी। मैं बस एक और टेक्निकल एस्पेक्ट आपको जैसे कहूँ कि इसहाक डार साहब एक टेक्नोक्रेट भी हैं, ठीक है, एक सियासतदान भी हैं, इसी तरह वो एक जिम्मेदार आदमी है। और आई थिंक ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, आई पर्सनली थिंक दैट ऑल अदर पार्टीज़ और इत्तेहादी भी इस पे इवेंचुअली, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है मुशावरत होएगी। 2 दिन पहले PMLN की भी 5 रुकनी कमेटी बनी, जिन्होंने नाम जो हैं वो अभी प्रपोज करने हैं, लेकिन अभी जो है वो नाम आना है सामने। इसके बाद सब इत्तेहादियों से कंसल्टेशन होएगी, इसके बाद ऑपोजिशन जो लीडर है उससे कंसल्टेशन होएगी, और इंशाल्लाह ताला एक ऐसा नाम सामने लाया जाएगा जो मुल्क के लिए भी गुड मैसेज दिया जाए, इकॉनमी के लिए भी गुड मैसेज दिया जाए, और IMF को एक स्टेबिलिटी भी शो की जाए। दूसरी बात महंगाई की, बिल्कुल आपने बात की। देखिए नेपरा ने बिजली की प्राइसेस की जो आप बात कर रही हैं, लेकिन उसका ओवरऑल अगर हम इसको रीज़न देखें क्या है, देखिए 3.5 साल इमरान खान की जो हुकूमत रही, उन्होंने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, कोई जिस तरह के, अगर देखें अब मैं आपको फिर हम पुरानी बात करते हैं, अगर 2013 से लेकर 2018 की बात की जाए, जब हमें हुकूमत मिली थी तब 11,000 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन थी। 2018 में जब हमने हुकूमत हैंड ओवर की, ख़त्म हुई, तो 25,000 मेगावाट प्रोडक्शन थी। तो हमने अपने टाइम में पावर प्लांट्स भी लगाए, हमने बिजली की तवानाई के लिए भी किया, सोलर प्रोडक्शन हाउसेस भी लगाए, बहावलपुर में भी लगा, हर जगह लगाए। इन्होंने अपने जो 10 साल KPK की इनकी गवर्नमेंट रही, पंजाब में इनकी 4 साल की हुकूमत रही, फेडरल में रही, इनका कोई एक भी पावर प्लांट का मंसूबा कहा जाए। देखिए 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो नवाज शरीफ साहब के पास सबसे बड़ा चैलेंज था लोड शेडिंग। हमने 13,000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में डाली, मेगावाट्स इंक्रीज की और 25,000 मेगावाट पे ले आए। अब इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त मुल्क के अंदर 28 मेगावाट्स की हमें ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली IMF आपको ये कहेगा तो सही ना कि आपको प्राइसेस इंक्रीज करनी चाहिए, तो ओवरऑल। लेकिन मैं आपको ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूँ, ये मैंने इसलिए फिगर्स भी निकाले थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये बहुत क्लियरली कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं घरेलू सार्फिन को बिजली की प्राइसेस इंक्रीज करूं, तो इसलिए जो 200 यूनिट से कम यूज़ करने वाले जो बिजली के सार्फिन है, स्पेशली डोमेस्टिक यूजर्स, सो दे विल नॉट बी अफेक्टेड। सिमिलरली 31% ऑफ डोमेस्टिक यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन अ पार्शियल सब्सिडी। तो ये देखें ना, एक तरफ से हमें IMF की शराइत भी माननी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम ये भी नहीं कह सकते कि हम खुल करके महंगी बिजली खरीदें और सस्ती सब्सिडाइज भेजें। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं कि हमें जो सर्कुलर डेट है, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है, सर्कुलर डेट 2,700 बिलियन रुपीस जो है वो मिला, गर्दिशी कर्जा। हमने जब इनको हुकूमत हैंड ओवर की तो 1100 बिलियन रुपीस था।
इन्होंने उसको इंक्रीज करके 27 बिलियन रुपीस तक कर दिया। उस गर्दिशी कर्जे को किसने वापस देना है? तो इसकी रीजन हम दोबारा हम कहते हैं कि पीटीआई के ऊपर हम क्यों बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो बात है वो आती है उनके ऊपर है कि इन्होंने ना इन 3.5-4 ईयर्स सिर्फ नॉट ओनली ये महंगाई का जो रीजन है, नॉट ओनली मुल्क के अंदर सोशल फैब्रिक इन्होंने तबाह बर्बाद किया है, 9 मई का इंसिडेंट किया, पर इन्होंने मुल्क के अंदर सर्कुलर डेट भी इंक्रीज किया। मुझे और भी बहुत सी बातें करनी है मुझे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इंसाफ के दोहरे मयार पर बात करेंगे। एक ऐसी खबर जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की आंख से ओझल हो गई हो, लेकिन हम उस पर नजर बनाए रखे हैं। वो क्या है आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा ने, मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, मेरे साथ बने हुए हैं जी शौकत पराचा साहब। खबर यह है कि फैसल मस्जिद के सामने एक रेडी बान, वो रेडी लगाया करता था, सीडीए ने उसको जुर्माना किया, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया, उसको 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई है। देखने में तो आप यही कहेंगे, ठीक है जी पराची साहब आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगी कि आप यही कहेंगे कि जी सीडीए उन्होंने कार्रवाई कर दी, ओके फाइन जी क्या हो गया, अगर लॉ ब्रेक हुआ है तो सजा तो होगी। लेकिन ऐसे में जमान पाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जिनके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमात हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर इतने मुकदमात हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूं, बल्कि आज तो वो 2 अदालतों में गए, पहली बार तोशा खाना के सामने भी पेश हुए आज। और कत्ल वाले जो मामला था उनका, कोयटा का जो कत्ल का जो केस चल रहा है, लतीफ खोसा साहब जिसके अंदर उनके वकील है, वहां पर भी वो पेश हुए, लेकिन इसके बावजूद उनको जमानत पर जमानत पर जमानत। तो वेरी क्विकली शौकत पराची साहब, ये इंसाफ का दोहरा मयार नहीं है तो और क्या है कि अगर आम इंसान, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है, इतना सा एक लाइन उसने क्रॉस कर ली तो 5 लाख जुर्माना हो गया, 3 साल उसको कैद हो गई और उसकी जो खानदान वाले हैं वो लावारिस है। बकौल राना सनाउल्लाह वक्त के वज़ीर दाखिला कि कहीं मदर इन लॉ और कहीं सन इन लॉ, तो ये जो कानून है हमारा, ये इन लॉज का कानून है। और बिलावल भुट्टो दरदारी ने भी पार्लियामेंट में शायद खड़े होके या पता नहीं किसी और जगह तकरीर में कहा था कि ये हो नहीं सकता कि सास का केस हो और दामाद बैठकर सुने। तो जब हालत ये होगी तो फिर यही इंसाफ होगा। लेकिन इंसाफ सुने इंसाफ सिर्फ हम अदालतों पे चढ़ाई कर दें, सीडीए में तो जज नहीं आके बैठे ना। अगर सीडीए वाले उठाकर उनको इस तरह किसी वेंडर को भी लेके जा रहे हैं तो पहले तो ये मालूम करना चाहिए ना कि सीडीए वाला क्या उससे रोज़ाना कुछ मुफ्त में लेके खाता था, अगर उसने इनकार किया तो उसको उठा के ले गए। यहाँ इस्लामाबाद में बहुत रेडीबान खड़े होते हैं, लाहौर में भी आप देखती होंगी, कराची है, मुल्तान है, हम लोग खुद तंग आते हैं। किसी ज़माने में पिछले जो चीफ़ कमिश्नर साहब थे उन्होंने आपारा, बिल्कुल डीसी साहब ने जो आजकल बलुचिस्तान में है शफकात साहब, उन्होंने बड़ा इस्लामाबाद साफ़ कर दिया था, आपारा साफ़ हो गया था, नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म हो गई थी, दिल खुश होता था वहाँ पर गुज़रते हुए। लेकिन फिर बाद में वो तो चले गए बलुचिस्तान, उनको हटा दिया गया। अब वही आपारा में उसी तरह फुटपाथ पे तजावज़ात लगी हुई हैं। वो चूँकि माल बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया वाले उसमें से कुछ ना कुछ उनको हिस्सा मिल जाता है। तो सीडीए के जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ट्रक्स हैं वो हमें आपारा में या मेलोडी में या दूसरी मार्केट्स में जहाँ जहाँ तजावज़ात हैं नज़र नहीं आती। सहर, अलमिया सिर्फ ये नहीं है कि सीडीए ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, अलमिया ये है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने उसको 3 माह कैद का कहा। उसके बाद आगे भी मामला चला गया है जी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन जो रेडीबान है वो है इस वक्त जेल के अंदर और कहा यह जा रहा है कि भाई ये सजा भी उसको कम दी गई है। देखिए, अगर मुल्क में वाकई अदल इंसाफ का निज़ाम अदल की बुनियाद पे कायम हो जाए तो आधे से ज्यादा मसाइल जो है वो हल हो जाए। मगर आपने क्योंकि जिक्र किया तो मैं भी जिक्र करना बहुत जरूरी समझती हूँ कि 9 मई के वाकयात में जहां पाकिस्तान की इज्जत, तौकीर, दिफा, शोहदा की यादगारों, रेडियो पाकिस्तान, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ, तो जो हुक्म आता है वो ये आता है कि ना सिर्फ जमानत दो, इनको जो है गेस्ट हाउस में ठहराओ, खाने खिलाओ, मुलाकातियों को बुलाओ। तो मैं तो अब तक ये समझने से कासिर हूँ कि ये कौन सा मयार है। जिस दिन इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी उस दिन किसको कितना जुर्माना हुआ था और कौन जेल में गया था। तो देखिए, सिविक सेंस जरूर होनी चाहिए, शहर हमारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट
जो है वो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो कमजोर है Right. उस पे हाथ डाल दो, जो मजबूत है इन लॉज की, मैं कहती हूँ इन लॉज की कहानी को खत्म होना चाहिए, इंसाफ की बुनियाद पर जो है निजाम कायम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। आखिरी 1 मिनट है ना आपके लिए, ऑन द सेम स्टोरी, द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशरी। देखिए, मैं इमरान खान के ऊपर तो उसकी गिरफ्तारी पे तो मैं कहती हूँ कि कोर्ट्स विल मेक अ डिसीजन। इससे पहले नैब ने उसको अरेस्ट किया था, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह देखा, तो इमरान खान की अगर दास्तान अगर हम देखी जाए तो अलकादर ट्रस्ट केस में करप्शन स्कैंडल हो, चाहे तोशा खाने में घड़ी की फेक रसीदें हो, या हम देख लें कि उसने ओवरऑल जो 9 मई पे जिस तरह मुल्क के ऊपर रियासत के अदारों पे अटैक किया, या इवन अगर हम साइफ़र के ऊपर देख लें कि जिस तरह उसने कहा कि साइफ़र के ऊपर हम खेलेंगे, पहले ऑडियो लीक आई, उस ऑडियो लीक की तहकीकात चाहे ना की गई हो, लेकिन आज़म साहब आए, उन्होंने ख़ुद ये पूरी बात मान ली। जिस तरह उसने नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच किया, जिस तरह उसने मुल्क को इंटरनेशनली जो है एक मजाक बनाया, फिर एक तरफ कहा कि अमरीकी साजिश, फिर रियासत। सो आई थिंक ओवरऑल अगर हम इसका देखा जाए तो आई थिंक कि उसकी बहुत बिगर केसेस जो है वो बनते हैं, और चाहे वो सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का, मैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें अयाज सादिक साहब ने ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।